भगवान बनने की कला आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत अपने अंदर लाना है। और स्व की वैयावृत्ति का अपना मुख्य बिंदु की बात चल रही है। और मैंने कहा था कि आत्मनिरीक्षण, अगर स्व की वैयावृत्ति करना है तो आत्मनिरीक्षण सबसे ज़रूरी है। और आत्मनिरीक्षण में मैंने कहा था, जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो रहस्य दो प्रकार के होते हैं, जो आप खुद से छुपाते हैं और जो अन्य लोगों से छुपाते हैं। ये दोनों रहस्य तभी पता चलते हैं जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं। एक वो जो आप खुद से छुपाते हैं, एक वो जो आप अन्य लोगों से छुपाते हैं। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो वो दोनों रहस्य अपने आप हमारे सामने आ जाते हैं। और आत्मनिरीक्षण करते हुए कौन सी वो 8 बातें जिन पर आपको गौर करना है और जो हो जाती है आपके जीवन में। सबसे पहली बात कि आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आपको पता चलता है। दूसरी बात कि रोज़मर्रा के जीवन में किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होता है, वो अधिकांश जिन पे सोच है वो मूल्यवान है या अर्थहीन है, ये आपको पता चलता है। तीसरा, आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं, ये आत्मनिरीक्षण से पता चलता है। चौथा, आपके सामने वर्तमान में कौन कौन सी वास्तविक समस्याएं, समस्या तो सबके पास है लेकिन वास्तविक समस्या कौन सी है ये पता चलता है। और पांचवा, उन वास्तविक समस्याओं का वास्तविक कारण क्या है। समस्याएं तो है लेकिन उनका वास्तविक कारण क्या है। छठवा, जीवन में श्रेष्ठता लाने में कौन कौन सी आदतें आपको रोकनी पड़ेगी। अच्छी तो रोकना नहीं है लेकिन बुरी आदतों को रोकना पड़ेगा। कौन कौन सी ऐसी आदतें आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी ये हैबिट्स मेरे लिए मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। फिर इसके बाद, क्या आपकी दिनचर्या आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी। जो आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं सुबह से लेकर रात तक की, और आपका जो भी लक्ष्य है, आप जब आत्मनिरीक्षण करेंगे हर एक क्षेत्र पर लगा सकते हैं। एक बेटी को, एक बेटे को अपनी पढ़ाई की चिंता हो तो एक माँ को अपने परिवार की चिंता हो तो एक पिता को अपनी दुकान की चिंता हो, तो सब में अपने को लगा सकता है। फिर उसके बाद अगला, क्या अंतिम, आप किस परिस्थिति में सारे दुख भूलकर प्रसन्न उठते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी वस्तु स्थिति है कि जिस वस्तु स्थिति को लेकर आप प्रसन्न हो उठते हैं, तो वो उस चीज़ को आप माइंड करें, उस चीज़ को आप गौर करें। ये आप ज़्यादा नहीं, इन 8 बातों और इन 8 बिंदुओं को आत्मनिरीक्षण के रूप में 7 दिन करना। जब 7 दिन ही आप इतना सा नियम ले लेंगे और 8 बातों पे सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में आप क्या हैं, आज आप कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, और आपकी वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार कौन है। ये सब अपने आप आपके सामने आता चला जाएगा। वास्तविकता में अगर हम आत्मनिरीक्षण करते चले जाएंगे तो हम अपने, हो सकता है कि स्वयं आंसू निकालने पड़े, हमारे जीवन की बहुत सारी असलियत हम जान पाएंगे। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, पहला है आत्मनिरीक्षण और दूसरा है सच्ची और अच्छी वैयावृत्ति। अगर आपको अपनी स्वयं की करने की, स्व की वैयावृत्ति की बात चल रही है, हम दूसरे की वैयावृत्ति तो बहुत करते हैं, स्व की वैयावृत्ति का दूसरा बिंदु है सिर्फ वो सोचिए जो पाना चाहते हैं। पहला है आत्मनिरीक्षण, दूसरा वो सोचिए, सिर्फ वो सोचिए जो पाना चाहते हैं। आपके विचार, आपकी सोच एक प्रकार से अलग तरह के चुंबक होते हैं। आपके विचार से ही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप ये मान के चलना कि आप आज और अभी जो सोच रहे हैं उससे आपके जीवन का निर्माण जारी है। जीवन में सजग और अवांछित विचार को हटाइए, अर्थात सिर्फ वो सोचिए जो आपको चाहिए। सिर्फ विचारों में पैदा करना है तो वो सपने देखें जो आपको बनना है। उसे आप बोझ मत समझें कि मैं जो सोच रहा होगा कि नहीं, इसे खेल की तरह इस प्रक्रिया का आनंद ले। सच में उस सपनों की दिशा सोचने की क्रिया में आप धीरे धीरे लग जाएंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और जो आप सोच रहे वो होगा। और हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है उदय, एक है बंद और एक है सत्व। लेकिन उसके बाद चौथा एक और है, उदीरना। उदीरना का तात्पर्य यह होता है कि आने वाला हर कर्म का उदय में उदीरना का पुट होता है। उदीरना मतलब जो भी हमारे अंदर के विचार चल रहे हैं उससे उदीरना होती है।
तो हम जैसा विचार करेंगे आने वाला कर्म वैसा ही उदय में आएगा, फिर वैसे ही हमको फल मिलता चला आएगा। इसलिए आप वो सोचो जो पाना है, दूसरी चीज सोचो ही मत, बाहर कर दो। कोई भी व्यक्ति दुर्घटना, भय, हानि, अपमान, अपयश, विवाद या अनिद्रा या रोग या गरीबी या असामयिक मृत्यु आदि नहीं चाहता, लेकिन सोचता वही है, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं। वो बीमारी रहता है, वो गरीब ही रहता है, क्योंकि वो उदीर्णा उसी चीज की कर रहा है। तो आप ऐसी उदीर्णा कर क्यों रहे हो? करो ही मत, सोचो वो जो आप पाना चाहते हो, निश्चित आप वो बन जाओगे। सिर्फ इच्छाएं और ठोस लक्ष्य चाहिए। लोगों से पूछते हैं कि आपकी इच्छा क्या है? धन, सुख, प्रसिद्धि, सौंदर्य। यही व्यक्ति बोलता है मुझे धन चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे परिवार की तरक्की चाहिए, मुझे ऐशो आराम चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा करियर चाहिए। बस ये सबकी धारणा होती है। छोटे से लेके बच्चा भी अगर उससे बोलेंगे तो वो भी यही सोचता है, यही विचार होते हैं। फिर हम अगर उससे दूसरा प्रश्न पूछते हैं, धन कितना चाहिए, कितने धन से संतुष्ट होगे, कब तक आप इसको पाएंगे धन को? सुख चाहिए, क्या पाकर सुखी होंगे आप? प्रसिद्धि चाहिए, कितनी प्रसिद्धि चाहिए और कितने दिनों तक चाहिए? कैरियर में सफलता, कैसी सफलता, कितने दिनों में चाहिए? अब अधिकांश लोगों के पास इच्छाएं हैं, स्पष्ट नहीं। इच्छाएं कैसे प्राप्त हो उसका कोई आइडिया नहीं, कब तक प्राप्त हो इसको कोई समय सीमा नहीं। अब बताइए कि जब कुछ है ही नहीं, आपकी ठोस इच्छाएं नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उस विषय में आपने अधिकांश अपने आप को इस प्रकार का विचार ही नहीं बनाया, तो वही हो गया ना। मान लीजिए आपको कहीं यात्रा करने जाना है और आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, किस काम से जाना है और क्या क्या सामान ले जाना है, ये सब अगर आप नहीं जानोगे तो रेल की यात्रा हो पाएगी? कैसे नहीं हो पाएगी। इसलिए आप वो सोचिए जो पाना चाहते हैं वो आपके जीवन में प्राप्त होगा। आप अपने, अगर मान लीजिए आपने एक लक्ष्य बना लिया मुझे ये चाहिए बस, तो क्या होगा? आप जीवन में व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि वही जो पाना है उसी लिए समय आप देंगे। आपकी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित हो जाएगी। आपसे अन्य लोगों कि जो है आप अन्य लोगों की राय से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आपका खुद का लक्ष्य है। आप दूसरे के कहने से नहीं चलेंगे, आप लक्ष्य की दिशा वाले लोगों के साथ ही अपनी मित्रता करेंगे कि भैया ये इस मार्ग में गया, मुझे इससे मिलना है। तो आप अपने अनुसार परिवार, कार्य क्षेत्र, आर्थिक मतलब और भी जो स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, सभी के लिए एक लक्ष्य तैयार करें। हर क्षेत्र का लक्ष्य होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप वो मत सोचिए जो आपको नहीं पाना है। मतलब आपको हीनता, कमजोरी, बहाने, निराशा, हताशा, ये सीमाएं आदि देने वाले जो हमारे विचार है उन्हें आने ही नहीं दें, उन्हें धकेल दें, उन्हें झटक कर बाहर कर दें। फिर क्या होगा? फिर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा। अगर आप जो चाहते हैं वो सोचते हैं और वही आपकी पक्की सोच बन जाती है तो बहुत अच्छा आपके अंदर क्या। सबसे पहली बात तो ये, आप वो सोचते जो पाना चाहते हैं तो आपकी सोच कभी भटकेगी नहीं, और नहीं तो जो नहीं सोचे उसकी सोच भटकती है। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आप जैसा चाहते वैसा कर लेंगे। और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या होगा? उसका रिमोट कंट्रोल अन्य लोगों के हाथ में, फिर वो जैसा दूसरा कराना चाहता है वैसा करता है। तीसरा, आप बिना विचलित हुए सही दिशा में चलते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो दिशा अन्य लोगों के प्रभाव से बदलता रहता है। आपकी गति तेज रहती है और जो नहीं सोचता उसकी गति अनिश्चित रहती है। आपकी अगर सोच ठीक है तो आपका सतत कार्य करते रहेंगे और वो दूसरा कार्य में स्थायित्व ही नहीं रहेगा। और उसके बाद आप एक दृढ़ सैद्धांतिक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे और वो एक अस्थिर व्यक्तित्व के रूप में जाना जाएगा। समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के लिए आप हमेशा अपने आप पर नियंत्रित रखेंगे और वहाँ कोई समय सीमा ही नहीं रहेगी, कब करना है, कैसे करना है। फिर आप कम बातें करेंगे और परिणाम ज़्यादा देंगे, और वो बहुत ज़्यादा बात करेगा और परिणाम नहीं देगा। लोग आपके जीवन से अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मानेगा ही नहीं हमारी बात, और अन्य लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप करते चले जाएंगे। आपकी सफलता सुनिश्चित है क्योंकि आपने एक लक्ष्य बना लिया है
और वो जो जिसने कोई लक्ष्य नहीं, उसकी क्या सफलता जब लक्ष्य ही नहीं तो। और दूसरों के विचार, कार्य या जो भी है उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने आप में ही मस्त रहता है, दूसरे के जीवन से उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसे तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं, वो दूसरों को कहाँ झांक के दिखेगा। ये बहुत बड़ी उसके अंदर परिवर्तन हो जाती है। और लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है दूसरों के विचार से, दूसरे के कार्य से परेशान हो जाता है और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवाता है। इसलिए जो विशेष लोग होते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से सोचते हैं, और जो वो लोग होते हैं जिनकी योजनाएं नहीं, उनका जीवन खराब हो जाता है। इसलिए फिर से कह रहा हूं, वही सोचिए जो आपको पाना है। वो सिद्धांत, ये सिद्धांत आप लाएंगे, जो सोचिए वो पाना चाहते हैं, तो सोच के आधार से आपकी ज़िंदगी में एक उम्मीद पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में एक आशावादी जीवन बन जाएगा, आप खुश रहने लग जाएंगे, आप मनपसंद कार्य के बारे में सोचने लग जाएंगे, आप अच्छे विचार, वस्तुओं और लोगों और साथ में उन्हीं लोगों से आपका लगाव महसूस होगा, और आप अनचाही चीज़ों से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। तो आप वही सोचिए जो आपको पाना है, तो अपेक्षित आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं आती चली जाएगी। यह तय कीजिए कि आप विभिन्न अलग अलग आयाम में अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने करियर को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने देश को लेके क्या चाहते हैं, आप उसी विषय में सोचते चलिए। जो पाना चाहते हैं वो पक्का कर लीजिए, और पक्का करने के बाद अपने विचारों, दूसरे विचारों को हटाकर सिर्फ उसी विचार पर अडिग हो जाइए। जब आप उन लक्ष्यों को देखकर सपनों को विधिवत लिख भी सकते हैं, और लिखने के साथ साथ उन सपनों को बार बार देख भी सकते हैं, निश्चित वो पूरे होंगे। और तीसरी बात स्व की वैयावृत्ति की, कि जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए। भैया सोचते तो बहुत सारे लोग हैं आसपास, आप गौर करेंगे बहुत सारे लोग हैं, पाएंगे जो अनेक लोग ऐसे हैं जो श्रेष्ठ थे, काबिलियत थी, लेकिन फिर भी सही मायने में वो सफल नहीं हो पाए। वे बड़े जरूर, परंतु छोटी मंजिल हासिल करके ही रह गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सच्ची और सकारात्मक सोच तो स्पष्ट लक्ष्य के बावजूद है, पर उन्होंने क्या किया? एक्शन की कमी, संघर्षशीलता की कमी, परिस्थितियों के सामने अड़ने की कमी, जुझारूपन की कमी। तो फिर वो जो सोचा है वो कोई मतलब नहीं, चार बातें होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सोचा है तो संघर्षशीलता होनी चाहिए, परिस्थितियों के सामने अड़ने की बिल्कुल अपने आप को अड़ा दूं, जुझारूपन अंदर से होना चाहिए, तब कहीं जाकर वो पहला आत्मनिरीक्षण था। तो दूसरा क्या था कि हमने सोचा है, सोचने के बाद आप उस पर एक्शन करें, पावर डालें, जब तक वो नहीं तो सारी बातें गड़बड़ हो जाएगी। ये अक्रियाशील नहीं, ये क्रियाशील सिद्धांत है, ये सबको पीछा छोड़ देगा। जहाँ से असली आपके जीवन की शुरुआत होती है, तो आप इसमें एक्शन को और डाल देंगे। यदि आप सोचते रह जाएंगे तो सोच पर कार्य कभी टिकने वाला और मंजिल नहीं वाली है। मैं तो इतना कहता हूँ, वो अच्छी सोच प्लस एक्शन बराबर पावर थिंकिंग, अर्थात आप एक अच्छे व्यक्तित्व बन जाएंगे, सोच आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। इसलिए इन दोनों सिद्धांतों के साथ ये तीसरा आपको सच्चे स्थान पर ले जाएगा। तृतीय सिद्धांत आपको प्रेरित करता है, आपकी पूरी क्षमता और समर्पण पर लगा देगा, और कार्य करने के लिए वैसे ही लोगों की संगति में आप अपने आप पहुंचते चले जाएंगे, वैसे ही पुस्तकें आप पढ़ने लग जाएंगे, उसी प्रकार से आप मेहनत करने लगेंगे, वैसे ही गुण अपने आप विकसित करेंगे, वैसे ही आप पसीना बहाने के लिए तैयार रहेंगे और डटे रहेंगे। लेकिन कब हो सकता है? जब आपका वो विचार, वो जो आपकी सोच है वो पक्की अंदर से रहेगी। करने की इच्छा रखना और कर देने के बीच का फर्क यही है, सामान्य और सफल लोगों के बीच का फर्क। क्या बोल रहा हूं मैं? करने की इच्छा रखना और कर देने के बीच का फर्क सामान्य और सफल लोगों के बीच का बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आपको करने की इच्छा को अंदर अगर रखना है तो कर देना है, और कर दोगे तो निश्चित रूप से निस्संदेह आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। आपके पास पॉजिटिव विचार तो है, पर एक्शन का पावर नहीं, जुनून नहीं, तो विचार अपेक्षित ऊंचाई तक आपको नहीं ले जाएंगे। तो अगर इस तृतीय सिद्धांत को आपने ठोस योजनाबद्ध जबरदस्त कार्य करना हो तो उसके लिए मुख्यतः से चार बातें। पहली बात, अपने सारे लक्ष्यों के बारे में सोचिए, तय कीजिए उनमें से ज़्यादा जरूरी क्या है, पहले उसको पहले तय करिए। लक्ष्य बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत पहले करना जरूरी क्या है मेरे जीवन में वो लिखें। फिर उसमें दूसरी बात, छोटी और लंबी अवधि के लक्ष्यों को अलग अलग लिखें, कौन सी बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे और कौन सी बहुत लंबी अवधि में होंगे। तीसरा, आप बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्से में बांट लीजिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है तो मैं उसको बांट लूं,
महीने भर, 2 महीने, 4 महीने अलग अलग में बांट लो तो बहुत अच्छा होगा। और सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय सीमा जरूर बनाएं। जब तक समय सीमा नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए एक क्षण के लिए अन्य लोगों को की प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, आप तो स्वयं तैयार हो जाइए। सोचने और कार्य करने के बीच बहुत दूरी होती है। आप ऐसे अनेक लोग हैं जो जानते होंगे कि क्या करते हैं, नया वर्ष आता है, जन्मदिन आता है, या मान लो कोई और दिवाली वाली आती है तो बड़ी शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं, आज से मैं मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, आज से मैं पाउच गर्दा सिगरेट नहीं करूंगा, ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं समय पर काम करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं जो कक्षा में प्रथम ही आऊँगा, मैं अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं टाइम टेबल बनाकर काम करूंगा, मैं समय पर सोऊंगा, मैं जल्दी उठूंगा। ये सब कार्य होते लक्ष्य के लिए लिख भी लेते हैं, लेकिन अक्सर होता ये हैगा कि वो क्या होते हैं, थोड़े बहुत दिन के होते हैं और बाद में टाएं फिस हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि अपनी शपथ, अपने नियम आप स्वयं ही भूल जाते हैं। जो आपने किए वो खुद ही आपने उसके लिए इतने अंदर से पक्के नहीं बने कि मैं करूँगा ही करूँगा। आत्मनिरीक्षण किया है, जो सोचा है वो पाना है, लेकिन सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ उतना ही नहीं करना है, जो सोचा है उस पर कार्य करना पड़ेगा। कार्य नहीं किया तो सब शून्य है। इसलिए स्थिति सिद्धांत को बहुत अच्छे से अपने जीवन में लाएं, और जीवन में लाने के बाद स्वयं से ईमानदारी के साथ 6 प्रश्न करें। पहला प्रश्न, अमुक कार्य करने में मेरे सामने प्रमुख बाधा क्या है। आखिर मैं कार्य कर रहा हूं, और कार्य करने में सबसे पहला प्रश्न, मेरे लिए जीवन में सामने प्रमुख बाधा क्या है। उन बाधाओं को सबसे पहले ऑब्जर्व करो। फिर दूसरा, इच्छित कार्य शानदार तरीके से करने हेतु मुझे किन गुणों को और विकसित करना पड़ेगा। मुझे पहुंचना तो है वहां तक, मान लीजिए कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग करने के लिए अंग्रेजी माध्यम जरूरी है, तो अंग्रेजी जो जो गुण विकसित करना है मुझे वो गुण विकसित करना पड़ेगा। तीसरा, कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु किन आदतों को तत्काल त्याग करना होगा, कौन सी हैबिट्स हैं जिनको ये होना चाहिए तब आप चाहोगे। चौथा, इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन क्या क्या हैं। मुझे मान लीजिए कुछ कार्य चाहिए तो मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे कॉपी, क्या क्या चाहिए, वो संसाधन को एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। पांचवा, वो कौन से लोग हैं जो इस कार्य में सफलतापूर्वक पूरा करने में मेरे मददगार हो सकते हैं, मेरे मार्गदर्शक हो सकते हैं, मेरे सहयोगी साबित हो सकते हैं, उनको भी आपको उतना ही महत्व देना चाहिए। छठवां और अंतिम, कि इच्छित कार्य को पूरा करने हेतु मेरी कार्य योजना क्या होगी और किस समय सीमा से पूरी होगी। ये सचमुच में 6 प्रश्न आप अपने जीवन में आप हर कार्य के पहले बनाकर रखें। इन 6 प्रश्नों के साथ अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, व्यवस्थित तरीके से मुद्दे से आप सोचेंगे, तो आपके जीवन में अनिश्चितता नहीं रहेगी, आपके जीवन में भटकाव नहीं रहेगा, और वो आपने जो सोचा है वो अपने आप आपको मिलता चलेगा। कोई भी चीज हो सकती है कि दोष देने से ये सिलसिला मृत्यु शय तक, मतलब आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जीवन में डाल दो। मैं दोषारोपण नहीं करूंगा। अधिकांश लोगों का ये बिल्कुल अपनी ऊर्जा वो किसमें समाप्त करते हैं, दूसरों पर बहानेबाजी और दूसरों पर दोषारोपण डालकर खड़े करे। नहीं, लेकिन ये चौथा जो सिद्धांत है ये आपको जिम्मेदार बना रहा है। सोच के आधार पर किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेना सिखा रहा है। सोच और कार्यों से सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम जो हैं उनको आप जिम्मेदारी से करें। और चौथी बात, जीवन में उतारने से आप एक पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में निखरते चले जाएंगे। और वो जब आप तक जब आप आत्म आकलन नहीं करेंगे तब तक सुधार की प्रक्रिया आपके अंदर न आई है न आएगी। इसलिए अगर निश्चित रूप से अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है तो आप क्या करें, वचनबद्ध हो जाएं। पहला, मैं अपने, ये बहुत काम की बात, चौथे नंबर में इस बात को ले रहा हूं मैं, क्या मैं अपने विचारों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं। पहली बात, लो, आपने जो विचार किया उसकी जिम्मेदारी लो। दूसरा, मैं अपने शब्दों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं। कुछ बोल दिया है तो जिम्मेदारी लो, आपके वचनों से हुआ है। मैं अपने कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं। जो आपने कार्य किया उसकी जिम्मेदारी लो कि हाँ मेरे माध्यम से कार्य हुआ है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अपने कार्यों से प्राप्त परिणामों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं। अपने जो परिणाम है उनकी जिम्मेदारी। पांचवा,
मैं अपने जीवन की संपूर्ण जीवन की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आप जिम्मेदारी लो। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक आप फेल हुए हो। कहीं भी व्यापार में फेल हुए हो, घर गृहस्थी के किसी कार्य में फेल हुए, या अध्ययन में फेल हुए हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हुए, तो दूसरों पर बिल्कुल मत ढोलो। आप अपने आप पर लो। जब आप अपने आप पर लोगे तभी आगे आप बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपकी इच्छाएं, आपका लक्ष्य गलत नहीं था। आपने अपनी इच्छाएं गलत तब बना लिया क्योंकि आपके अंदर कार्य करने की वो क्षमता नहीं थी। इसलिए अब अंतिम ये चौथी बात हैगी, और ये 4 सिद्धांत मैंने आपको आपके जीवन में दिए अपनी वैयावृत्ति के। उसके लिए अंतिम 6 प्रश्न ईमानदारी से, ये 6 प्रश्न चौथी बात के लिए करना। सबसे पहला प्रश्न, क्या मैंने सही कार्य किए हैं? बहुत काम का प्रश्न है ये। क्या मैंने सही कार्य किए हैं? दूसरा प्रश्न, क्या मैंने अपने कार्य सही गति से किए हैं? जितनी गति चाहिए थी, मुझे सीए बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे पीएससी क्लियर करना है, तो क्या मैंने जितनी गति से, जिस गति से मुझे सीए बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए उस गति से किए? क्या मेरे कार्य गुणवत्ता या उच्च स्तरीय के थे? उसमें और बेहतरीन की क्या जरूरत थी? जितना इस गुणवत्ता और जितनी उच्च स्थिरता चाहिए उतनी बेहतरीनता है, और उसमें क्या जरूरत है? क्या मैं अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में कहाँ हूं? अपने साथ में रहने वालों को देखो कि मेरे आजू बाजू वाले किस स्थान पर है, उन्हें क्या प्राप्त कर लिया है। जब आप अपने आजू बाजू वालों को देख लोगे तो अपने आप में अपने आप का आंकलन आपके अंदर हो जाएगा कि मैं यहां पर हूं। तो अपने आप को उस तुलना आपको करना है। 5वां, ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें मुझे तुरंत करना चाहिए, जो बिल्कुल जल्दी से मुझे करने योग्य हैं? ये आपको बहुत अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। 6वां, मेरे कार्य पर मुझे भविष्य में शर्मिंदगी होगी या गर्व? जो मैं कर रहा हूं उस कार्य से मुझे शर्मिंदगी होगी, ये आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मेरा ये कार्य, इस कार्य के माध्यम से मुझे शर्मिंदगी होगी। ये 6 बात हो गई। और फिर उसके बाद इन्हीं बातों में से कोई ना कोई प्रश्न हम पूछेंगे, ध्यान रखना। ये जो मुख्य 6 बात है, 4 बातें, 4 सिद्धांत, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपके बीच में हम रख देंगे। और चौथा सिद्धांत आपको किस चीज की अनुमति नहीं देता है? वो किसकी? फिर से एक बार और, असफलताओं का भाग्य पर डालने की अनुमति नहीं देता है। पहली बात। विफलताओं को परिस्थितियों पर डालने की अनुमति नहीं देता। 2 बात। तीसरा, अपनी वर्तमान स्थिति, अपना जन्म, अपने परिवार की स्थिति, लालन पोषण पर दोष डालने की अनुमति नहीं देता है। चौथी बात, यदि अपने नए गुण ना सीखने की वजह का कोई अवसर खोया है तो उसे बहाने की अनुमति नहीं देता है। और या फिर अंतिम और आखिरी, ये स्वयं हीन या कमजोर मानने की अनुमति नहीं देता। आप अपने आप को हीन या कमजोर बिल्कुल मत मानो, लेकिन आपने मान रखा है कि मैं हीन हूं, मैं कमजोर हूं। बिल्कुल नहीं। ये जो आपको हमने 4 सिद्धांत आपके बीच में रख दिए। सबसे पहला बोलो ना, ये याद हो जाना चाहिए। बांसा वालों को रट गए थे ये, हालांकि बहुत लंबे प्रवचन चले इसलिए रट गए थे, लेकिन आपको तो हम 60 में बता रहे हैं। बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण पहला। दूसरा बोलो ना, जो नहीं भूल गए, जो पाना है वही सोचो। तीसरा, एक्शन, जो सोचा है उस पर एक्शन करो। और चौथा और महत्वपूर्ण, जिम्मेदारी लो। खुद जिम्मेदार बनो कि मेरे कारण हुआ है, दोषारोपण में। ये 4 चीजें स्व की वैयावृत्ति है। और स्व की वैयावृत्ति की 3 खिड़कियां दी थी मैंने। 3 खिड़कियां बताता हूं। ये 3 खिड़कियां से आपके जीवन में, इन 3 खिड़कियों में आप झांकोगे तो स्व की वैयावृत्ति हो जाएगी। तो ये वाला पूरा प्रकरण अपना खत्म हो जाएगा कि सबसे पहली संभावना की खिड़की, दूसरी खिड़की पहल की खिड़की, और तीसरी ईमानदारी से आंकलन की खिड़की। ये चारों को और जोर दे देंगे, इन चारों में और बल पैदा करने के लिए ये 3 खिड़कियां दी थी। जब आप किसी विषय को लेकर अपने पहलुओं को देखने की क्षमता रखते हैं तो आप पावर थिंकर महान बन जाएंगे। तो दुनिया के तमाम तकलीफें और विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि लोग किसी भी मुद्दे पर एक सीमित नजरिए से नहीं देखते हैं, अपनी धारणाओं और सीमाओं से देखते हैं और मुद्दे उलझते चले जाते हैं। पर आप अपनी समस्याओं को इन 3 खिड़कियों में झांक कर देखेंगे तो उन खिड़की के उजाले से आपकी हर समस्या और हर अमावस्या की वो काली रात पूर्णिमा के उजाले में बदल जाएगी। बस आपको बता रहा हूँ, इन 3 खिड़कियों को बहुत अच्छे से अपने जीवन की हर रुकावट, हर बाधा को आप देखते चले जाएंगे तो निकलते चले जा रही है। इन 3 खिड़कियों को आप बहुत अच्छे से लिख लें। सबसे पहली संभावना की खिड़की, दूसरी
पहल की खिड़की, और तीसरी ईमानदारी से आकलन की खिड़की। विपत्ति आने पर, निराश होने पर एक पावर थिंकर सबसे पहले संभावना आधारित सोच को देता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं, किन किन संभावनाएं। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, उस दिन का क्रीम कोटेशन, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, परंतु हम बंद दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, खुला दरवाजा की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। फिर से बोल दो, बहुत अच्छी क्रीम कोटेशन, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, परंतु हम बंद दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, तो वो जो खुला दरवाजा है वो हमारे ध्यान में ही नहीं आता, हमारी नजर ही नहीं पड़ती। एक दरवाजा बंद हुआ है, निश्चित आज सुबह कल का मेरा चिंतन ये था, कोई बात नहीं, अंतराय डालने वाला जितना अंतराय डाले डालते जाए, कितनी परीक्षा लेगा कर्म, लेकिन अपने को तो हमेशा एक्सेप्ट करना है और मुस्कुराते कहना कोई बात नहीं, आपने किया है और आगे करना, हम तो आपको मौका देंगे, कर्म की निर्जरा हमारी करते चले जाएंगे और स्वीकार करते अपने को चलना है। हर कठिन परिस्थिति में हम संभावना टटोलेंगे तो निश्चित रूप से संभावना टटोलने के 6 प्रश्न, कर दूं नहीं करूं, 6 प्रश्न संभावना टटोलने के हैं, और बहुत अच्छे वो संभावना टटोलने के 6 प्रश्न हैं। फिर उसके बाद और उसमें बहुत अच्छी बात है कि कठिन परिस्थिति आए उन संभावनाओं के लिए 6 प्रश्न में बोल रहा हूँ। समय हो गया, उन संभावना के 6 प्रश्न कल आपसे रखूँ, क्योंकि जल्दबाजी में मजा नहीं आएगा, अच्छे प्रश्न है वो। कल 6 संभावना के प्रश्न दूंगा। सबसे पहले तो नियम बता देता हूँ कि आज का नियम क्या है, मूलनायक भगवान की आरती करना है, ठीक है ना, शाम को करो, दोपहर को करो, सुबह करो, जब करना है तब करो। आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को मैं विराम करूंगा। बात उस समय की, कब की बात चल रही है, आचार्य श्री जी जब पहली बार आचार्य ज्ञान सागर जी के पास जा रहे थे और अजमेर में वहाँ पहुँचे, कल तक बता दिया था, और वहाँ 2 उपवास हो चुके थे और रात्रि में वहाँ पर जो है नींद नहीं आई। सुबह उठते ही ब्रह्मचारी जी ने मंदिर ले गए और मंदिर आते ही और सबसे पहले उन्होंने भोजन किया, और भोजन करने के बाद हुआ ये कि रात भर सोए नहीं थे। अब जब सोए नहीं थे तो निश्चित शरीर तो शरीर है, और बैठे थे और बैठे ही बैठे उनको क्या आ गई, नींद आ गई, और नींद आते आते ऐसे बैठे बैठे फिर वो धीरे से कब पता नहीं चला और दोपहर हो गई, और दोपहर से जब उठे तो 3, साढ़े 3, 4 बज गई। भैया जी ने उठाया, बोले हाँ शाम होने जा रही है। इतनी थकान उनको हो गई थी 2 दिन, क्योंकि वो जो ट्रेन में आए थे वहाँ भी वो खड़े खड़े ही इस प्रकार से वो आए थे और उपवास भी थे और रात भर सोए नहीं थे, तो नींद आई। उठे तब उन्होंने कहा, फिर उन्होंने भैया जी ने कहा आप जल आदि ले लें। तो फिर महाराज जी ने पूछा क्या आप आहार नहीं करते थे शाम को? बोले नहीं, मैं तो एक समय ही भोजन करता था और कभी कभी जो है आवश्यकता होती थी तो जल ले लेता था। आचार्य श्री बात में थे, उससे फिर एक और बात पूछ ली, आचार्य श्री जी आपकी वहाँ दीक्षा वहीं हुई थी? हाँ दीक्षा अजमेर में ही हुई थी। दीक्षा किस प्रकार की हुई थी उसका? बोले वहाँ का तो माहौल ही अलग था, वहाँ तो अलग ही टाइप से दीक्षा हुई, वैसी दीक्षा नहीं। बोले बिनोली निकाली जाती थी, वो बिनोली बोलते हैं उधर। बोले बिनोली इस प्रकार की होती है कि उसमें घर घर ले जाते हैं और घर घर बहुत टीका आदि करते हैं, कुछ वहाँ उसमें झोली में डालते थे और भोजन आदि कराते थे, दूर दूर ले जाते थे। तो आप काहे से जाते थे? बोले वो अपना अपना वाहन भी ले आते थे, कुछ लाते थे, उसमें हम चले जाते थे। फिर और पूछ लिया, अच्छा श्री जी आपने केशलोज कब किए? बोले केशलोज तो ब्रह्मचर्य अवस्था में ही किए थे। तो क्या सब आपने स्टेज पर भी केशलोज किए? बोले हाँ स्टेज पर भी हमने केशलोज किए, लेकिन उस केशलोज में हुआ ये, हमने सुना खून, बोले बाल बहुत कड़क थे इसलिए खून की धार उस वक्त बह गई थी। और फिर तो बोले खून की धार तो बह गई थी, अब उसका उपचार कैसे हुआ उसकी बात अपन करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव के सिद्धि चिंता मणिम चिंता।